नमस्कार, संविधान लाइव में आपका स्वागत है। संविधान लाइव लगातार किसान आंदोलन पर आपको अपडेट दे रहा है और ताज़ा हालात क्या हैं उससे रूबरू करा रहा है। किसान आंदोलन के साथ ही कुछ सवाल भी उठ खड़े हुए हैं। ये सवाल जनता के उस तमाम तबके के बीच में हैं जो आंदोलनों से सीधा वास्ता तो नहीं रखता है, लेकिन आंदोलन से होने वाले असर से चिंतित रहता है। ऐसे ही कुछ सवालों के लिए आज हमारे साथ में हैं कॉमरेड सत्यम मध्य प्रदेश प्रगतिशील लेखक संघ से जुड़े हैं, भारतीय जननाट्य संघ से जुड़े हैं और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के एक अहम कार्यकर्ता हैं। साथ ही वे छात्र आंदोलन और युवा आंदोलन से भी जुड़े हुए हैं। सत्यम भाई, आपसे जो सवाल पूछना चाहते हैं वो सवाल बहुत सारे लोगों के जहन में हैं और इस आंदोलन के साथ बहुत संवेदनशीलता बरतते हुए भी उनके दिमाग में ये सवाल आ रहे हैं। पहला तो यही है कि सरकार जब कह रही है कि ये कानून जो है तीनों वो किसानों के हित में है और इससे किसानों के जीवन में एक बड़ा बदलाव आएगा, तो इसका विरोध क्यों हो रहा है? एक तो सरकार ये कह रही है कि ये कानून किसानों के हित में है और मुझे लगता है कि जब से हमारा देश आजाद हुआ है हर काला काम जो है सरकारों ने यही बोल के किया है कि ये किसानों के हित में है, ये मजदूरों के हित में, ये जनता के हित में है। तो एक तो ये है। दूसरी बात, अगर ये कितना ही अच्छा काम था तो 2014 में और 2019 में दो चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने मैनिफेस्टो के साथ लड़े हैं। उन मैनिफेस्टो में ये वादा कर देते कि हम ये किसान कानून लेके आएंगे जिसमें बहुत सारी चीजों को खत्म करेंगे। तो दूसरी बात, वो नहीं किया। उस समय तो आप वादा कर रहे थे कि हम स्वामीनाथन समिति की रिपोर्ट को लागू करेंगे, हम किसानों की आमदनी को दोगुना करेंगे, लेकिन जब आप सत्ता में आते हैं तो आप वो दोनों काम नहीं करते। स्वामीनाथन समिति की रिपोर्ट भी लागू नहीं करते, किसानों की आमदनी दोगुनी करने की बात भी नहीं करते और ऐसे कानून लेके आ जाते हैं जो किसानों के हक में नहीं, उनके खिलाफ है। आप ये बताइए कि अगर किसानों के हित में ये कानून है तो खुद आरएसएस का जो किसान संगठन है वो भी इसका विरोध क्यों कर रहा है? क्या देश में किसी किसान ने या किसी किसान संगठन ने इन कानूनों के हक में प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी थी, अमित शाह जी को चिट्ठी लिखी थी, मोहन भागवत जी को चिट्ठी लिखी थी? अगर किसी ने चिट्ठी लिख करके इन कानूनों के लिए मांग नहीं की थी बल्कि इन कानूनों के खिलाफ देश भर में किसान आंदोलन कर रहे हैं, तो फिर किसान सरकार ये कैसे कह सकती है कि ये कानून किसानों के हक में? लेकिन इसमें एक और मुद्दा जो है वो एमएसपी को लेकर है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लेकर। सरकार ये कह रही है कि उसका तो कोई जिक्र ही नहीं है, वो व्यवस्था पहले जैसी ही रहेगी और उसका एमएसपी का कानून में जिक्र ही नहीं है, तब फिर एमएसपी को लेकर इतनी चिंता क्यों? बिल्कुल। और ये मुझे लगता है कि ये मध्यम वर्ग के लिए ये बड़ा मौजू लगता है जब भाजपा के प्रवक्ता टीवी पर ये बोलते हैं कि एमएसपी का तो जिक्र ही नहीं है, आप लोग क्यों आंदोलन कर रहे हैं? हमारी चिंता ही ये है, हमारे आंदोलन का एक नारा भी यही है कि एमएसपी का जिक्र क्यों नहीं है। सर, आजादी के 70 साल बाद भी किसान इस बात के लिए क्यों लड़ रहा है कि आपके कानूनों में उसके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य का जिक्र ही नहीं? आज भी बैरागी जी जब बात कर रहे थे तो हमने देखा कि बहुत कम जो है फसलें हैं जिनके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य का प्रावधान है, लेकिन जिनमें प्रावधान भी है जैसे कि मक्का, कहीं भी उसको न्यूनतम समर्थन मूल्य पे नहीं खरीदा जाता। मसला क्या है, मैं इस पे आ रहा हूं कि जब ये कह रहे हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य, तो न्यूनतम समर्थन मूल्य सर मंडी में होता है। कृषि उपज मंडी में समर्थन मूल्य पे जिन्स खरीदी जाती है। आप पूरी की पूरी मंडी व्यवस्था को ध्वस्त करने जा रहे हैं। जब मंडी व्यवस्था एक बार ध्वस्त हो जाएगी और बाजार में कारपोरेट के पास खुले बाजार में बेचना होगा तो कोई समर्थन मूल्य काम नहीं आएगा। तो समर्थन मूल्य जिन जिन्सों के लिए आज है वो खत्म हो जाएगा। और इसमें जरूरी बात यह है कि जब एक बार निजीकृत व्यवस्था आती है, प्राइवेटाइज सिस्टम आता है, तो शासकीय व्यवस्था अपने आप ध्वस्त हो जाती है। सरकार का ये भी तर्क है, तो हम मंडी खत्म नहीं कर रहे हैं, हम तो बस ये कह रहे हैं कि किसान चाहे तो वो जाके प्राइवेट बाजार में बेच दे। हम ये कह रहे हैं कि जब प्राइवेट स्कूल की व्यवस्था लाए थे राजीव गांधी जी महाराज, तो उन्होंने यही कहा था कि हम सरकारी स्कूल खत्म थोड़ी कर रहे हैं, लेकिन हमने देखा कि प्राइवेट स्कूल आए तो सरकारी स्कूल अपने आप बर्बाद हो गए। आज कोई भी अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाना चाहता, सब प्राइवेट में पढ़ाना चाहते हैं। आज जिसके जेब में पैसा है उसकी मां अगर बीमार हो जाए तो कोई सरकारी अस्पताल में भर्ती नहीं कराना चाहता, सब प्राइवेट में कराना चाहते हैं। जब भी प्राइवेट व्यवस्था आती है अपने आप सरकारी व्यवस्था को खराब किया जाता है। एक बार खुले बाजार में खरीदी के सिस्टम को शुरू किया गया तो अपने आप मंडी की व्यवस्थाओं को कमजोर किया जाएगा। मंडी में आज 3 दिन किसान इंतजार करता है गेहूं बेचने के लिए, फिर 1 हफ्ते इंतजार करेगा, बाजार में जाकर के तुरंत बेच दीजिए, 200 रुपए कम पे दीजिए। लेकिन
लेकिन अभी जो आप एमएसपी की बात कर रहे हैं, उस एमएसपी में भी 2015 के ये आंकड़े हैं कि महज 6% किसान एमएसपी व्यवस्था का लाभ उठा पाते हैं। 94% बाजार से बाहर हैं, उस व्यवस्था से ही बाहर हैं। और जो छोटे किसान हैं वो तो मंडी तक पहुंचने की भी कुवत नहीं रखते हैं, उनकी इतनी नहीं होती है। तो अभी जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है वो गाँव के लेवल पर हो रहा है। उसे कम से कम एक तरकीब मिलेगी और एक उसके पास अनुबंध पत्र होगा जिसके आधार पर वो आगे की लड़ाई भी लड़ सकता है। बिल्कुल आपने सही कहा कि गांव का जो उदाहरण दिया कि गांव का किसान जब साहूकार के पास अनाज बेचने जाता है तो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर नहीं बेचा जाता, अटकी पर बेचा जाता है। और उस अटकी में किसान की अटकी का ग्रेविटी क्या है उस पर ये डिपेंड करता है कि मूल्य क्या मिलेगा। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर न्यूनतम समर्थन मूल्य कई फसलों के लिए नहीं है तो उसको यूनिवर्सल किया जाए, हर एक उत्पादन जो किसान करता है उसको न्यूनतम समर्थन मूल्य के दायरे में लाया जाए। और न्यूनतम समर्थन मूल्य स्वामीनाथन समिति ने जो फॉर्मूला तय किया था कि जो किसान की लागत है उसका कम से कम 1.5 गुना जो है उसको दिया जाएगा, ये सारी फसलों के लिए यूनिवर्सल किया जाए। एक दूसरी बात, ऐसा सिस्टम किया जाए कि गांव में किसान को बहुत दूर तक फसल बेचने के लिए ना जाना पड़े। एक यूनिवर्सल व्यवस्था सब जगह हो कि कहीं भी किसान बेचता है तो न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम पे खरीदना अपराध होगा और जो ऐसा करेगा गुनाह होगा। तो ये है। और ये कह रहा था कि जब आप समर्थन मूल्य की बात करते हो तो ये किसानों के लिए बहुत बड़ा प्रोटेक्शन है, भले कम फसलों के लिए, लेकिन किसान ने संघर्ष से हासिल किया है। जो इतने सालों के संघर्ष से हासिल किया है वो 2 कानूनों के चक्कर में किसान बर्बाद नहीं करेगा। जी, बहुत बढ़िया बात है। आंदोलन तो हो रहा है और आंदोलन किसान कर भी रहे हैं, लेकिन इसमें एक सवाल और आ रहा है कि बुराड़ी में क्यों नहीं किसान आंदोलन करने के लिए जाते हैं। बहुत ही जबरदस्त सवाल है और टीवी बहस पे पिछले 7 दिन से ये सवाल तैर रहा है कि बुराड़ी में क्यों नहीं कर लेते आंदोलन। अचानक से बुराड़ी, जिसको कल तक कोई नहीं जानता था, देश में सबसे चर्चित एक जगह हो गई और हर एक मध्यम वर्गीय, हर एक सड़क चलता आदमी, टीवी पर बैठा हुआ भाजपा का प्रवक्ता यही कह रहा, तो किसान बुराड़ी में क्यों नहीं कर लेते आंदोलन। मैं ये पूछना चाहता हूं कि अमित शाह ने कितनी रैलियां बुराड़ी में की, नरेंद्र मोदी जी ने कितनी रैलियां बुराड़ी में की हैं? कोई नहीं। आपको जब आंदोलन करना होगा, आपको जब पार्टी का प्रचार करना होगा, आपको जब रैली करनी होगी, आपको जब रोड शो करना होगा तो आप कनॉट प्लेस पे करोगे, आप मुख्य दिल्ली में करोगे। लेकिन किसान को जब आंदोलन करना होगा तो बुराड़ी जैसी जगह पे जाए जहां कोई व्यवस्था नहीं है, जहां तालाब के किनारे लोगों को रहना है, रात में अंधेरे में, जहां 2 लोग उसको देखने के लिए नहीं। मेरा कहना यह है सर कि किसान क्यों दिल्ली आया है पूरे देश के कोने कोने से, ताकि दिल्ली की सत्ता को वो अपनी उपस्थिति दर्ज करा सके, वो ये बता सके कि उसकी मुद्दे क्या है। तो उसके लिए उसको मुख्य दिल्ली में जाकर के प्रदर्शन करना होगा जहां पर सत्ता रहती है। दिल्ली में पहले से आजादी के तुरंत बाद से प्रदर्शन के लिए कुछ जगहें थी जहां पे लोग करते थे, रामलीला मैदान, जंतर मंतर, वोट क्लब और संसद मार्ग। यहां पर विजिबिलिटी बनती है, आंदोलन नजर आता है, सरकार के एजेंडे पे आता है, मांगे मानी जाती है, विचार होता है। सरकार कह रही है आप दिल्ली से बाहर जाके कर लीजिए। हम ये कह रहे हैं कि जब आपको आंदोलन करना होता है तो आप बीच सड़क में आके करते हैं, ट्रैफिक को परेशान करते हुए करते हैं, जनता की परेशानी के बावजूद करते हैं, और किसान जब आ रहा है तो वो जाके शहर के बाहर कर ले, ऐसा तो संभव नहीं जी। लेकिन ये जो दिल्ली में आना है, पहली बात तो आपने खुद ही कहा कि देश के तमाम हिस्सों से आ रहा है। मेरा सवाल उसी पे रहेगा कि एक तो ये जो आंदोलन चल रहा है इसमें देश के बाकी हिस्सों से किसान क्यों नहीं आ रहा है। ये किसान तो हरियाणा और पंजाब के ही हैं ज्यादातर, तो और दूसरा इनको दिल्ली में ही क्यों आना है, अपने राज्यों में भी ये कर सकती हैं। तो पहले पंजाब वाली बात पे बात करते हैं, क्योंकि ये भी बहुत बात हो रही है कि पंजाब के किसान ही नजर आ रहे हैं। तो एक तो ये भ्रम है कि पंजाब के किसान नजर आ रहे हैं। आपका कैमरा जहां लगा हुआ है वहां पंजाब के किसान मौजूद हैं, लेकिन वो पंजाब की तरफ से आने वाले किसानों के लिए झगड़ा ज्यादा था, हरियाणा की सरकार ने मुश्किलें ज्यादा पैदा की, दिल्ली सरकार ने बॉर्डर्स पे ज्यादा रोक टोक की, इसलिए वो नजर आता है। लेकिन पूरे देश के अलग अलग बॉर्डर से, अलग अलग राज्यों से लोग जा रहे हैं और उनको भी रोका गया। आगरा बॉर्डर पे हमारे साथी मेधा पाटकर, प्रहलाद बैरागी, तमाम सारे लोगों को रोका गया और वहां से लोग गए। तो देश के कोने कोने से लोग, दक्षिण भारत से भी किसान इस आंदोलन में शामिल होने के लिए आए। लेकिन पंजाब पर आपका ऐतराज क्यों है? भाजपा की तरफ से बहुत ऐतराज इस पर हो रहा है कि पंजाब के किसान क्यों आए। मैं कहता हूं पंजाब का हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है, पंजाब के किसान अरब से थोड़ी आए। पंजाब के किसानों को भी विरोध का, प्रतिरोध का, अपनी आवाज उठाने का उतना ही हक है जितना मध्य प्रदेश के किसानों को है। और जब पंजाब
देश के जो खाद्य भंडार है, पंजाब का किसान उसमें 80% का योगदान करता है, तब तो हम नहीं रोकते कि आप क्यों कर रहे हैं इतना योगदान, आप देश के खाद्य भंडार में सबसे ज्यादा योगदान क्यों कर रहे हैं, उसमें आगे क्यों है। अगर वो देश के खाद्य भंडार में योगदान करने में सबसे आगे हैं तो आंदोलन में भी सबसे आगे रह सकते हैं, इसमें क्या हर्ज है। लेकिन ये अपने राज्यों में भी तो इस तरह के आंदोलन कर सकती हैं। दिल्ली जो कि 2.5 करोड़ की आबादी यहाँ पर रहती है आसपास के इलाके में, उस पूरी आबादी को परेशान करना और उसके जनजीवन को अस्त व्यस्त करना, राज्यों में कहकर सीमित तरीके से बात करके और सरकार को अपनी बात पहुंचाई जा सकती है। बिल्कुल साथी, आप सही कह रहे हैं। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी आंदोलनकारी जब आंदोलन करने जाता है तो इस बात को ध्यान में नहीं रखता कि किसी को तकलीफ ना हो। बहुत न्यूनतम तकलीफ के साथ जो आंदोलन हो रहा है वो ये किसान आंदोलन है। इसी हरियाणा में, इसी पंजाब में, इसी दिल्ली के आसपास के इलाकों में हमने देखा है कि लोग ट्रेन जला रहे थे, लोग बसें जला रहे थे, लोग हवाई अड्डों में आग लगा रहे थे, लोग हमने देखा है कि उस तरह के जो आरक्षण विरोधी आंदोलन हो रहे थे उसमें रेप किए गए हैं महिलाओं के साथ। और ये कौन कर रहे थे हम जानते हैं, वो बाद में भारतीय जनता पार्टी और मुख्यधारा की पार्टियों के टिकट पर लोग संसद और विधानसभाओं में पहुंचे हैं, ये तोड़फोड़ करने वाले। ये आंदोलन बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से, बिल्कुल अहिंसक तरीके से हो रहा है। इसमें अगर किसी के ऊपर चोट हो रही है, किसी के ऊपर लाठी चलाई जा रही है तो वो किसान है, किसान किसी पर चोट नहीं कर रहा। एक तो बात मुझे ये कहनी है। दूसरी बात ये कहनी है कि ये जो मध्यम वर्गीय परेशानी है, किसान आ रहा है तो सड़क जाम हो रही है। सर, आप रोटी इसलिए खा रहे हैं क्योंकि किसान अनाज उगा रहा है, तो मध्यम वर्गीय चेतना को ये झकझोरना भी हमको पड़ेगा कि तुम रोटी खा रहे हो, तुम्हारे घर में दूध आ रहा है, तुम्हारे घर में सब्जी आ रही है, ये किसान की मेहनत से आ रही है। किसान 2 दिन काम करना बंद कर देगा, 2 दिन के लिए सप्लाई बंद कर देगा, पूरा शहरी जीवन तहस नहस हो जाएगा। तो ये जो हमारे शहर हैं ये किसान की मेहनत पर टिके हुए हैं, इसलिए हमको इनकी तकलीफों को बारे में भी समझना चाहिए। अगर ये तकलीफ में है तो दिल्ली आएगी। दूसरी बात सर मैं ये कह रहा था कि इस पर खूब बात होती है कि ये कर लें, चेन्नई के एसडीएम ऑफिस में प्रदर्शन कर ले और मुक्तसर के कलेक्टर को ज्ञापन दे दे, इसमें क्या दिक्कत है। पर एक तो मैं ये कह रहा हूं कि ये सब हुआ है। जब किसान दिल्ली आए हैं तो उसके पहले मुख्यमंत्री हो, उसके पहले कलेक्टर हो, उसके पहले एसडीएम, उसके पहले तहसीलदार, उसके पहले ग्राम पंचायत, सब जगह इन्होंने अपनी प्रक्रियाएं की हैं और वो वहां पे समस्याएं हल नहीं हुई तो दिल्ली आना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि कानून बनाएगी देश की संसद और जिद करेगी कि तुम अपनी समस्या हल कराओ कलेक्टर के पास। क्या किसी कलेक्टर में यह ताकत है देश के कि वो देश की संसद द्वारा पारित किए गए कानूनों को निरस्त कर दे? अगर वो नहीं कर सकती, अगर केंद्र की सरकार ने कानून बनाए हैं तो उन कानूनों को निरस्त कराने की मांग को लेकर के दिल्ली आना पड़ेगा। इसलिए किसान दिल्ली आए हैं कि ये जो कानून महाराज आपने बनाए हैं ये हमारे खिलाफ हैं, देश की कृषि को बर्बाद कर देंगे, देश की अर्थव्यवस्था को तबाह कर देंगे, इसलिए इन कानूनों को निरस्त कीजिए, देश को बचाइए, इसलिए दिल्ली आए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सत्यम भाई, आपने बहुत तरतीब से और बहुत अखलाक के साथ में ये सारी बातें जो जहन में थी और जो सवाल हवा में तैर रहे हैं उनका जवाब दिया है। दिल्ली जो नियम बनाती है, जो कानून बनाती है, उनका असर पूरे देश पर होता है और देश की आवाम को जब कोई तकलीफ होगी तो उसका इलाज भी वहीं से ढूंढा जाएगा। इस ढूंढने की कवायद को किसान अपने पूरे पुरजोर तरीके से बयां कर रहे हैं और वो आगे बढ़ रहे हैं। हम इस आंदोलन पर नजर रखे रहेंगे। अगर आपके पास भी आंदोलन से जुड़ी हुई कोई अपडेट है तो हमें जरूर भेजिए। हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी लिखा हुआ है, उस पर या फोन नंबर पर आप हमें बता सकते हैं। बहुत बहुत